जरा सोचिए, ऐसी सर्दी जहां आपका चेहरा सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही सुन्न हो जाए, जहां ठंड इतनी शदीद हो कि आपके हाथों की जान धीरे धीरे निकलती महसूस हो, जैसे खून उन तक पहुंचना ही बंद हो गया हो। ये सर्दी सिर्फ एक शहर या मुल्क की नहीं, बल्कि ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो हमारे प्लेनेट अर्थ का मुस्तकबिल तय करता है। ये है एंटार्क्टिका, दुनिया का आखिरी सुनसान इलाका जो बर्फ के समुद्र में लिपटा हुआ जमीन के कई राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एंटार्क्टिका को बर्फ के समुंदर, तेज हवाओं और एक सुनसान इलाके के रूप में जानते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम वक्त को पीछे ले जा सकें, बर्फ पिघल कर दरिया बन जाए, सफेद बर्फ हरी भरी घास में तब्दील हो जाए और ये अकेला कॉन्टिनेंट फिर से अपने पुराने साथियों के करीब आ जाए। ये कोई कहानी नहीं, ये असल सफर है जो लगभग 3 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। यानी तकरीबन 3 करोड़ साल पहले एंटार्क्टिका ऐसा नहीं था। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया भी शामिल थे। मगर जमीन के अंदर छुपी ताकतों ने एंटार्क्टिका को आहिस्ता आहिस्ता अलग करना शुरू किया। जब ये अलग हुआ तो इसके गिर्द समुद्र में एक नया पानी का दायरा बन गया, जिसे एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट कहा जाता है। ये लहरों का ऐसा चक्कर है जो पूरे कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द घूमता रहता है और सर्दी को अंदर बंद कर देता है। इसने एंटार्क्टिका को बाकी दुनिया से यूं अलग कर दिया जैसे किसी ने इसे बर्फ के किले में कैद कर दिया हो। इस तन्हाई का एक अजीब नतीजा निकला। यहाँ का इकोसिस्टम एक टाइम कैप्सूल बन गया। जो जानवर, पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ थे, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपनी अलग पहचान के साथ इवॉल्व होते रहे। आज भी जब हम इस बर्फ के पर्दे उठाते हैं तो हमें ऐसे राज मिलते हैं जो दुनिया की तारीख का दरवाजा खोल देते हैं। मगर इन राजों तक पहुँचना आसान नहीं, क्योंकि ये टाइम कैप्सूल एक ऐसे माहौल में छुपा हुआ है जहां जिंदा रहना खुद एक इम्तिहान है। यहाँ का हर दिन इंसान की हदों को आजमाता है और इसी सख्ती ने आज तक एंटार्क्टिका के ज्यादातर हिस्से को इंसानी कदम से महरूम रखा है। एंटार्क्टिका सिर्फ ठंडा नहीं, ये पूरी जमीन का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला कॉन्टिनेंट है। यहाँ का साउथ ओशन इतना सख्त है कि इसमें सफर करना एक इम्तिहान बन जाता है। मोटी समुद्री बर्फ और समुद्र के पहाड़ों जैसे आइसबर्ग्स रास्ते में रुकावट बनते हैं। सर्दियों के मौसम में बर्फ समुद्र तक फैल जाती है और ये कॉन्टिनेंट अपने साइज से ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है। समुद्र का पानी यहाँ इतना ठंडा हो सकता है कि इसका दर्जा हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो इंसानी जिस्म के लिए चंद मिनट से ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन है। और बाहर अंदरूनी इलाकों में हवा का दर्जा -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर सकता है, जबकि तेज हवाएं इस ठंड को और भी जानलेवा बना देती हैं। लेकिन ऐसे सख्त जानलेवा माहौल में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। बर्फ, सर्दी और तेज हवाओं के दरमियान यहाँ ऐसी मखलूकात रहती हैं जो जमीन के किसी और हिस्से में शायद इस तरह जिंदा ना रह पाएं। एंटार्क्टिका का दिल सिर्फ बर्फ से नहीं, जिंदगी से भी धड़कता है। यहाँ के एम्परर पेंगुइन्स, वेडल सील्स और छोटे से छोटा क्रिल सब अपने अपने तरीके से इस सख्त माहौल का सामना करते हैं। क्रिल जो बर्फ के नीचे ठंडे पानी में रहता है, एंटार्क्टिका की फूड चेन की बुनियाद है। इसका बायोमास इतना ज्यादा है कि ये सिर्फ पेंगुइन्स, वेल्स और सील्स को ही नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल ओशन हेल्थ को सस्टेन करता है। हर साल ये छोटे क्रिल्स बर्फ के नीचे माइक्रोस्कोपिक एल्गे उगाते हैं और फिर खुद ये समुद्र के सबसे बड़े जानवरों का शिकार बनते हैं। एम्परर पेंगुइन्स, जो दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन्स हैं, -40 डिग्री की सर्दी में भी अपनी नस्ल नहीं रोकते। नर पेंगुइन्स तेज हवाओं और बर्फ के तूफानों में अपने अंडों को पैरों पर संभाल कर रखते हैं, जबकि मादाएं समुद्र में खुराक तलाश करती हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पहले कदम इस ठंड में किसी मोजज़े से कम नहीं लगते। वेडल सील्स बर्फ के नीचे पानी में रहती हैं और सांस लेने के लिए बर्फ में छोटे छोटे सुराख बनाए रखती हैं। ये सुराख ही उनकी जिंदगी का सहारा होते हैं। ये सील्स महीनों तक बर्फ से ढके समुद्र में तैरती रहती हैं, कभी मछलियों का शिकार करते हुए, कभी बर्फ के नीचे के अंधेरे में घुल मिलकर अपने शिकारियों से बचते हुए। ये मखलूकात इस बात का जिंदा सबूत हैं कि जिंदगी बर्फ और अंधेरों के दरमियान भी
अपनी रोशनी जलाए रखती है। मगर एंटार्क्टिका की कहानी सिर्फ यहाँ के जानवरों तक महदूद नहीं। इस सफेद और ठंडे सहरा में इंसानी कदम भी पड़े। लेकिन सवाल ये है कि कैसे इंसान ने इस बेरहम जमीन तक रसाई हासिल की और ये सफर किसने शुरू किया। एंटार्क्टिका का पहला नक्शा 1530 में फ्रेंच एक्सप्लोरर्स ने बनाया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक अंदाजा था, एक अजनबी जमीन जो समुद्र के अफसानों का हिस्सा थी। 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने पहली बार एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस किया, लेकिन बर्फ की दीवारों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। 1895 में एक नॉर्वेजियन शिप ने पहली दफा इस बर्फीली जमीन पर वो कदम रखा जो तारीख में फर्स्ट अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग के नाम से लिखा गया। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जो हीरोइक एज कहलाता है, एक ऐसा वक्त जब रोवार्ड अमंडसन और रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट जैसे जज्बाती एक्सप्लोरर्स साउथ पोल तक पहुंचने की रेस में अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। ये सफर सिर्फ बर्फ और सर्दी का नहीं बल्कि इंसानी इरादे और हदों को आजमाने का भी था। आज उन पहले कदम रखने वालों की कहानी मॉडर्न रिसर्च सेंटर्स जैसे मैकमर्डो और अमंडसन स्कॉट तक जा पहुंची है। 1959 का एंटार्क्टिक ट्रीटी इस बर्फीली सरजमीन को किसी एक मुल्क के कब्जे से बचाता है और आज 54 मुल्कों का इत्तेहाद यहाँ सिर्फ इल्म और अमन के लिए काम कर रहा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक वक्त का तन्हा और सुनसान इलाका आज साइंस का मरकज बन गया है, एक ऐसी जगह जहाँ इंसानी फुटप्रिंट्स सिर्फ खोज, तहकीक और तहफ्फुज का पैगाम लेकर आते हैं। मगर एंटार्क्टिका की कहानी सिर्फ उन लोगों पर खत्म नहीं होती जो इस बर्फीली जमीन तक पहुँचे। इसके नीचे एक और दुनिया छुपी है। इस छुपी हुई दुनिया का सबसे बड़ा सबूत है लेक वोस्टॉक, एक सब ग्लेशियल झील जो बर्फ के तहत कैद है। बर्फ के नीचे होने के बावजूद इसका पानी कभी जमता नहीं, क्योंकि ऊपर की बर्फ का बेइंतहा दबाव इसे लिक्विड शक्ल में बनाए रखता है। यही नहीं, एंटार्क्टिका में अब तक 400 से ज्यादा सब ग्लेशियल झील्स डिस्कवर की जा चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ से मिलने वाले कुछ मेटेरियॉइड्स मार्स से आए हुए लगते हैं, ऐसे पत्थर जो शायद हमें मार्स के माजी के बारे में इससे ज्यादा बता सकें जितना कोई स्पेस क्राफ्ट अब तक बता सका है। मगर ये बर्फ सिर्फ राज ही नहीं छुपाए हुए, ये हमारे मुस्तकबिल का बोझ भी संभाले हुए है। जब ये पिघलने लगती है तो इसका असर सिर्फ एंटार्क्टिका तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये पूरी दुनिया महसूस करती है। एंटार्क्टिका के बर्फ के ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरती का मंजर नहीं बल्कि जमीन के मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है। तकरीबन 60% साफ पानी यहाँ बर्फ की तहों में महफूज है। मगर क्लाइमेट चेंज ने इस खामोश किले की बुनियाद तक हिला दी है। एंटार्क्टिका का मुस्तकबिल सिर्फ यहाँ के पेंगुइन, सील्स या बर्फ के नीचे छुपी झीलों का नहीं बल्कि ये हमारे समुंदर, शहर और हमारी आने वाली नस्ल का भी है। इस बर्फीली सरजमीन का तहफ्फुज करना सिर्फ साइंस का काम नहीं बल्कि एक इंसानी जिम्मेदारी भी है। मगर एंटार्क्टिका के लिए खतरा सिर्फ पिघलती हुई बर्फ तक महदूद नहीं। जैसे जैसे ये सफेद किला कमजोर हो रहा है, एक और साया भी गहरा होता जा रहा है। इंसानी निगाहें अब इसके नीचे छुपे खजानों पर टिकने लगी हैं। 1991 में मैड्रिड प्रोटोकॉल साइन हुआ, एक ऐसा मुआहिदा जिसने एंटार्क्टिका में माइनिंग और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को 50 साल के लिए रोक दिया। मकसद ये था कि इस बर्फीली सरजमीन को इंसानी इस्तेहसाल से महफूज रखा जा सके। स्टडीज ये दिखाती हैं कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे अरबों बैरल्स ऑयल और कीमती मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं। अभी के लिए प्रोटोकॉल इन खतरों को रोक रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक वक्ती बंदिश है। क्लाइमेट चेंज का दूसरा पहलू ये है कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ये ज़खायर ज्यादा एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एंटार्क्टिक ट्रीटी 2048 में एक्सपायर हो जाएगी। यानी 2048 का वो साल सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ये एक मोड़ होगा जहाँ से या तो हम इस कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए महफूज कर देंगे या फिर अपने हाथों से इसे तोड़ देंगे। एंटार्क्टिका सिर्फ एक दूर बर्फीला कॉन्टिनेंट नहीं, ये जमीन का दिल है। इस सफेद किले की कहानी हमें हैरत भी देती है और हमें हिला भी देती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बर्फ का सफर समुंदर की गहराइयों तक जाता है और समुंदर कितना गहरा है ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। अगली दिलचस्प वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।